कौन सा हाउस? कौन सा हाउस? शिवालिक। आज शिवालिक पहन के बैठे हैं, मस्त शिवालिक। कोई नहीं, बस ऐसे पहन लिया उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब क्यों पहना है, कैसे पहना, बस पहन लिया ऐसे ही मस्ती में। तो आज हम देखने वाले हैं सीधा सा, मैं टॉपिक पे आता हूँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लास्ट लेक्चर। उसके बाद कल इसका आपको टेस्ट है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कल टेस्ट है आपका। तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। It's gonna be very fantastic test about digestion and absorption. So be careful and be ready for with the timings. I think 2 या 3 बजे के लगभग टेस्ट होगा. So be ready. I hope you guys do best. And चलो शुरू करते हैं. मैं आज किसी की भी चैट नहीं देखूँगा, वो इसलिए देखे कम रेस्पॉन्स, मूड खराब, पढ़ाने में मूड नहीं, पूरा पढ़ाने पे देखते हैं आज. ठीक है, शुरू करें. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, योर रॉक स्टाइल. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फाइनल लेक्चर. वो चलो शुरू करते हैं. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे अपन. हमने सबके एब्जॉर्प्शन देख लेते कि क्या कहाँ से वो कैसे एब्जॉर्ब, उसको कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब, बहुत सारी चीज़ें हम पूछ रहे थे. 4 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब आज लास्ट लेक्चर में मतलब बहुत सारी बातें कर चुके हैं. तो वाटर की बात करते हैं. एब्जॉर्ब अलोंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अलोंग वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा. ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब. देखो ये जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तब तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा. तुम्हें चिंता बिल्कुल मत करना कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट व्हाट इज दिस, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फ्रक्टोज एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट. ये तो हम उसी टाइम सीखेंगे जब ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे. अमाइनो एसिड आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड Na+ डिपेंडेंटली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. याद भी ना रखो तो भी चलेगा. ठीक है. Select the correct match of digested products in human given the following with the absorption site mechanism. Glycine, glucose, small intestine and active proportion absorption. चलो, फैट का एब्जॉर्प्शन अगर कैसा होता है तो मैं सबसे पहले बताया, फैट बड़े होता है और छोटे छोटे में टूटता है. फैटी एसिड ग्लाइसरॉल डिफ्यूज इनटू द एंट्रोसाइट्स वेयर द बोथ कंबाइन टू फॉर्म ट्राइग्लाइसराइड. मैंने बोला था ट्राइग्लाइसराइड मतलब 3 फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, तुम्हें बताया था मैंने. ट्राइग्लाइसराइड आर कोटेड बाय प्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन्स. मतलब ट्राइग्लाइसराइड से वो प्रोटीन से कवर हो जाएंगे. अब ठीक है, अब जैसे प्रोटीन को कवर कर लेता है उसको क्या बोल देते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स. पहले फिर बड़े ग्रेन्यूल्स थे, फिर बाइलसाइड ने उनको तोड़ा, फिर यहाँ आए, फिर ट्राइग्लिसराइड बन गया. अब ट्राइग्लिसराइड को प्रोटीन ने कोट कर लिया तो वो किस में हो गए, काइलोमाइक्रॉन कहने लग गया. दिस काइलोमाइक्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड आउट इनटू द लेक्टियल्स. आपकी जो लेक्टियल्स होती है ना, आप मैंने बताया था जब क्रिप्स ऑफ लाइब्रेरी क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, वहाँ पर लेक्टियल्स एक डायग्राम दिखाया था मैंने आपको. ठीक है, ब्लड वेसल्स के पास में से कुछ. ठीक है. हेपेटिक पोर्टल वेन, एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, याद रखना. कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट एंड न्यूक्लिक एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एंड कैरीड टू लीवर वाया हेपेटिक पोर्टल वेन. याद रखना, हेपेटिक मतलब लीवर. तो मतलब सीधी सी बात थी, लीवर से रिलेटेड ही कुछ बात होने वाली थी. इसमें तो कोई खतरनाक और दुख परेशानी वाली बात थी ही नहीं. मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट हो गया, क्या होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा. तो ये जब एब्जॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में तो कहाँ जाएगी, लीवर में जब जाती है तो कौन लेके जाती है, हेपेटिक पोर्टल वेन. प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी वेन लेके जाती है, हेपेटिक पोर्टल वेन. एसिमिलेशन. अब एसिमिलेशन का मतलब है, एसिमिलेशन का मतलब कि अब क्या क्या मतलब चीज़ें लेनी है अपने को. एब्जॉर्ब कर लिया, अब उनमें से अपने को जो एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ये होनी चाहिए. ग्रोस क्लोरोफिल की वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट 4.1 KCl, एनर्जी मतलब एनर्जी की वैल्यू होती है KCl पर ग्राम.
5.65, 9.45, ठीक है, ये याद रखना। और फिजियोलॉजिकल क्लोरीफिकेशन वैल्यू क्या होगी, 449। बस याद रखना इन चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से। आपको एक डिब्बे में दे रखी होगी एनसीईआरटी में, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए फैट्स का ग्रोस GC बताइए, ग्रोस क्लोरीफिक वैल्यू बताइए 9.45, बताइए प्रोटीन की फिजियोलॉजिकल क्लोरीफिक वैल्यू 4, ठीक है। आपको सेलुलोज, रफेज, लिग्निन, शुबिन, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, कोई कैलोरीज आपको नहीं मिलने वाली, याद रख। आपको सेलुलोज, इनसे कोई एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली, याद रखना है आपको इस चीज़ का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए और डन डन आडन हो जाने दीजिए। चेट में मज़ा आ जाएगा, ठीक है, आनंद ही आ जाएगा। लेक्चर्स टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, अभी तो 10 थोड़ी देर पहले बोला। दिस काइलोमाइग्रेन्स आर ट्रांसफर इनटू लेक्चर्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कोई दिक्कत था? नीट के क्वेश्चन तुम यूँ सॉल्व कर रहे हो, यूँ ही सॉल्व कर रहे हो यार। चलो, अदर पॉइंट क्या है, इजेशन बाहर निकालना अपने अंदर ले लिया था खाना, वहाँ पर हमने अपने एंजाइम्स मिलाए थे, अपन लोगों ने हार्मोन्स मिलाए, एंजाइम्स मिलाए थे इतने सारे, फिर उसको हम लेके आए थे अंदर, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें करी अपन लोगों ने, हमने एब्जॉर्प्शन किया, अभी एसिमुलेशन किया। रात को नहीं सोते ना ढंग से, तो ऐसे उभासी आती है जवानी, ठीक है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट रीच लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्पीड ऑफ पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज, मतलब पहले आपका खाना यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, वो कितना फास्ट जा रहा था जल्दी, अब उसकी स्पीड बहुत कम आ जाएगी। पहले ओइसोफेगस मुंह, जो आपका पास फूड ओइसोफेगस रेक्टम में पहुँचते धीरे हो जाती है। फिकस अनडाइजेस्टेड वेस्ट बैक्टीरिया, जो फिकल मैटर अपन निकालते हैं सुबह। कलरोफिकल ड्यू टू बिलीरुबिन, मैंने बताया था कि जो फिकल का कलर है वहाँ पर बताया था मैंने, बिलीरुबिन की वजह से होता है, बताया था मैंने। ऑर्डर ऑफ फिकस ड्यू टू इंडोल एंड स्केटोल, याद रखना कि जो बदबू आती है फिकल से, पहली बार जो फिकल का कलर होता है किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन, और जिसमें से बदबू आती है वो किसकी वजह से होता है, इंडोल एंड स्केटोल, याद रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं बीमारियाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स। पहला है क्वाशियोर, इसमें क्या होता है, ये होता है 1 से 5 साल के बच्चों के बीच में, जब उनको मतलब ढंग से खाना नहीं मिलता है, ढंग से प्रोटीन नहीं मिलता है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इसलिए मछलियाँ इतनी खाई जाती है, चिकन इतना खाया जाता है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन होता है इनके अंदर। तो अगर आप किसी बच्चे को प्रोटीन नहीं दिया जाए, मतलब वो होता है ना, इसको बोला जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। अगर प्रोटीन की कमी हुई तो कौन सा हो जाएगा, क्वाशियोकर, ठीक है। तो डाइट इज डिफिशिएंट इन प्रोटीन कम होता है, मतलब डाइट में नहीं होता है। ऑल्दो एनर्जी फूड्स आर पार्ट ऑफ डाइट, थिन लिम्स एनलार्जमेंट ऑफ लीवर बढ़ जाएगा, और आपके जो लिम्स होंगे, हाथ पैर छोटे हो जाएंगे। और ओडिमा स्वेलिंग ड्यू टू द एक्सेस वाटर ऑफ रेडिएशन इन बॉडी। ओडिमा मतलब सीधी सी बात है, आपकी जो स्वेलिंग होने लग जाएगी बॉडी, क्योंकि पानी और मतलब प्रोटीन इतना होगा नहीं, बस पानी तो स्वेलिंग होने लग जाएगी बॉडी में, जैसे आप देख सकते हो ये बच्चे, ठीक है। अगला है मेरास्मस, ये छोटे बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इनमें होते हैं। अर्ली वेनिंग ऑफ चाइल्ड में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल बेबी बर्थ, उसके बाद में 1 साल के अंदर में हो जाता है। मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्सपेंसिव फूड डिफिशिएंट इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अगर जैसा ऐसा होता है ना कंडीशंस, माँ बच्चे को जन्म देते ही मर गई, या फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है कोई बच्चे की छोड़ देते हैं, या फिर कोई माँ अपने बच्चे को दूध ना पिला पाए, तो उस कंडीशन में उसको कुछ ना कुछ पिलाया जाता है, तो या खिलाया जाता है। तो बट अगर उस खाने में प्रोटीन की कमी होगी, या फिर कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी की कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट फैट इनकी अगर बहुत ज़्यादा कमी होगी, तो ये बीमारी हो जाती है। एमिस्टेड बॉडी नो सब्स्टिट्यूट फैट, प्रोमिनेंट रिब्स,
वीक्ड इम्यूनिटी, रिपीटेड डायरिया, इससे बार बार उसको डायरिया मतलब बार बार दस्त होंगे, डायरिया हो जाएगा, तो खतरनाक तरीके से दस्त हो जाएंगे। जो उसके अंदर की इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, मतलब उसके अंदर से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, मतलब हद लेवल पे बीमार हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, इसी वजह से जो गरीब देश है वहाँ पर ये ऐसा होता है और बहुत जाने जाती है इस वजह से। रीजन ऑफ फॉर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो जैसे ही बच्चा जन्मता है वो मर जाता है, तो वो मतलब वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कुछ दिनों बाद, या फिर उनको सही अगर सही से नहीं मिल पाएगा बच्चे को तो वो मर ही जाएगा। अगला है जॉन्डिस, मैंने बताया था, पीला जो पूरा शरीर पीला हो जाता है। येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज ड्यू टू इंक्रीज इन बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाती है। अगर आप फीकल मैटर सही डिस्पोज नहीं हो रहा, या फिर आपका यूरिन सही से डिस्पोज नहीं हो पा रहा, या फिर बाई चांस जो आपका बिलीरुबिन है एक्सक्रीज होने के बजाय फिर से रिवर्स हो जाए, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो ये येलो कलर बढ़ेगा, और येलो कलर बढ़ेगा तो पूरी बॉडी येलो होने लग जाएगी, पूरी बॉडी होने लग जाएगी, मतलब जॉन्डिस हो गया आपको। कैन बी इन्फेक्शन इन लिवर और ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल जूस की छेड़ करने लगेगा, जिस वजह से उस टाइम बोला जाता है कि आप उस टाइम फैट ना खाएं, फैट जैसी चीज़ें तेल से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, क्योंकि मेन काम ये होता है ना, बाइल सॉल्ट क्या करेगा, बाइल जूस में जो मेन होता है अपने पास बाइल सॉल्ट होता है, वो फैट को तोड़ने का काम करेगा। सपोज जिस टाइम हम फैट और खाएंगे, जहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि एक तो पहले से ही अपने पास बाइल जूस की ऐसी तैसी हो पड़ी है, ऊपर से फिर फैट खाओ और काम बढ़ाओ, ठीक है। वही बात हो कि एक तो इंसान गम में है और फिर और कुछ और छेड़ कर दो, बुरा तो लगेगा ना, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। तो ये चीज़ें भी अपने को याद रखनी है बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। न्यूनेटल जॉन्डिस, एडल्ट RBC काउंट, RBC का काउंट भी मतलब थोड़ा गड़बड़ा जाता है। फीटस ये टोटल 5.5 मिलियन फीटस हैज टू डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा 2 मिलियन RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कुड नॉट सीक्रेट बिलीरुबिन, याद रखना इस चीज़ को, भूल मत जाना। चलो आगे चलते हैं। वोमिटिंग, एक्सपल्सन ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम द स्टमक एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स पेरिस्टाल्टिस हो जाती है ना तब। और अगर तुमसे इसमें एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि वोमिट का सेंटर कहाँ होता है, मतलब दिमाग का कौन सा एरिया है, जो हालांकि ये चीज़ तो हम 22वें चैप्टर पढ़ेंगे 22nd चैप्टर में, बट इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि जो आपकी जो उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, वो उसका सेंटर कहाँ होता है, तो वो याद रखना मेडुला ओब्लोंगेटा, याद रखना मेडुला ओब्लोंगेटा, याद रखना प्लीज रख लोगे ना, सही बता। और जो किसका पार्ट होता है, हैंड ब्रेन का, 3 होते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो वॉमिट आपकी जो उल्टी है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। डायरिया, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट विद मोर फ्लूइडिटी, ठीक है, वही दस्त लगना। सॉल्ट एंड वाटर आर लॉस्ट कॉजेज डिहाइड्रेशन होने लगती है अंदर ही अंदर। डायरिया, इसके बारे में तो सब जानते ही है। कॉन्स्टिपेशन, बाउल मूवमेंट आर स्लो, अनडाइजेस्टेड वेस्टेज आर रिटेन्ड, जो बाउल में मतलब स्लो हो जाता है, मतलब आपका जो मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, फीकल मैटर निकल ही नहीं पाता है, तो ये जो कमोड का यूज करते हैं ना, तो इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इन रियलिटी जो अगर रियलिटी में देखा जाए साइंटिफिक मैनर में, जो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, इंडियन टॉयलेट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं इन कंपेयर टू मॉडर्न टॉयलेट, मतलब जो कमोड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप बैठते हो तो ऐसे बैठा जाता है, तो आपके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस कि टॉयलेट के टाइम आपका एंगल होना चाहिए एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है आपका आपके नॉर्मल जो होते हैं इंडियन वाले में, इसलिए वहाँ पर जो इंडियन वाले होते हैं उन पर कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इन कंपेयर टू कमोड वालों में, ठीक है। तो याद रखना, कॉन्स्टिपेशन अनडाइजेस्टेड फूड है, थोड़ा रिटेंड हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है, इसी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और बहुत इनडाइजेशन, फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ स्पाइसी फूड, जिसको बोलते हैं ना गैस बन गई मेरे, मतलब ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ तेल वेल सा खा लेते हैं, तो वही
कुछ मतलब एंजाइम आपके सीक्रेट नहीं होंगे तो उसको ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो गैस सी बन जाती है, या फिर आपको पेट भरा भरा लगता है, तो वही होता है इनडाइजेशन। मतलब कुछ ख़राब चीज़ खाने की वजह से हो जाता है। आपने खा लिया जैसे कि स्पाइसी फूड खा लिया, मतलब कोई चटपटा खा लिया, या फिर आपने कुछ बासा हुआ जो आपने बसा हुआ खाना खा लिया, मतलब स्पॉइल्ड फूड खा लिया, या फिर इसकी वजह से आपकी फूड पॉइजनिंग होगी, लेस एंजाइम सीक्रेट होंगे और आपकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, एंजाइटी इन ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल में लीड टू, अभी जस्ट तो बताया इसमें इंडाइजेशन कोई दिक्कत थी नहीं थी, कर सकते हो इसमें तो। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स, ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया था। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स की बात करते हैं। पहले एंजाइम्स की बात कर ली मैंने, डाइजेशन, सारी बातें कर ली हमने, एवरीथिंग सब देख लिया। अब देखने वाले हैं हम, अब बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं जो है अपने पास गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। गेस्टिन, पहला है गेस्टिन, सीक्रेट बाय स्टोमक, ठीक है, कौन सीक्रेट करेगा? स्टोमक स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस। आपके पास एचसीएल की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब बढ़ा देता है कि आप और भी कीजिए, और भी कीजिए, और भी कीजिए। क्या करेगा? और भी कीजिए, और भी कीजिए, और भी कीजिए, याद रखना। और फिर एचसीएल क्या करता है? एचसीएल किसको? एचसीएल तो पता ही है क्या क्या काम करता है, ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजिन में कन्वर्ट कर देता है, ये सब चीज़ें आपको तो पता ही है, पहले ही बता दीजिए, ठीक है। अगला है कोलेसाइटोकाइनिन, स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर, कौन निकालती है? गॉल ब्लैडर। कोलेस्टेरॉल पीजेड पेंक्रियोजाइमिन, सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियम, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ऐसे होती है एक गोले की जैसे, मतलब एक पोटली की जैसे, वो खुले बंद हो, खुले बंद ताकि बाइल जूस निकले। वो कौन देखता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसमें कौन देता है? पेंक्रोजाइमिन। याद रखना है इस चीज़ को, मतलब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा डीप में जाने के लिए बता दिया। स्टिमुलेट्स पेंक्रियास टू रिलीज एंजाइम्स इनहिबिट द स्टोमेटिक मोटिलिटी। याद रखना है सारी चीज़ों को, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसे देखने वाले हैं बाद में भी अपन जब 22nd चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन, सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था, सीक्रेट बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम इनको सीक्रेट करती है। नेचर्स एंटासिड बोला जाता है इनको। इनहिबिट एसिड सीक्रेशन फ्रॉम स्टमक, ये क्या काम करेगा कि आपका एसिड ज़्यादा सीक्रेट ना हो जाए, नहीं तो आपको एसिडिटी हो सकती है ना, आपकी जो वॉल से स्टमक की वो थोड़ी ख़राब हो सकती है ना, तो ये क्या करेगा? एसिड को सीक्रेट करने में से रोक देगा, कि रोक कहाँ तक होगा भाई यार। स्टिमुलेट्स द पेंक्रियास टू रिलीज बाइकार्बोनेट्स, मतलब बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस को सीक्रेट सीक्रेट करने का स्टिमुलेट्स करेगा। और इनहिबिट द स्टमक एंड मोटिलिटी, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम आपके सीक्रेट करती है, इसको एंट्रोगेस्ट्रॉन भी बोला जाता है। इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, आपकी जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी इनहिबिशन कर देगा ताकि ज़्यादा ना हो पाए वो, क्योंकि हर चीज़ की अति ख़राब है। पहली बात तो चाहे कि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की अति ख़राब है, तो एक लेवल पे रहना चाहिए। इंसुलिनोट्रोपिक इन एक्शन, याद रखना है, तो बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखने वाले इंसुलिनोट्रोपिक क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। आप जस्ट देखा, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अभी देखा, एंट्रोगेस्ट्रॉन इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इनहिबिट द सीक्रेशन जूस, कोई दिक्कत? तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है, ये पूरा चैप्टर खत्म होता है ये। और ये बहुत ही प्यारा चैप्टर था, बहुत ही प्यारा, मतलब अच्छा चैप्टर था। और ये स्टार्टिंग था इसलिए 5 दिन लग गया, अब चैप्टर जल्दी जल्दी भी होंगे, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छा से। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछे, 78777197.77 पे
मैसेज करके 7877719477 नीचे भी है वैसे नंबर, हो सकते हो डाउट, और ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। और 12th वाले अगर तुम्हारे सीनियर है तो हमारे पास उनकी भी क्लासेस चालू करने वाले हैं, तो उनको भी बुलाइए, लिंक्स भेजिए उनको भी ज़रूर। और कल तुम्हारा टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए तैयार है ना, बहुत ही प्यारा टेस्ट होने वाला है कल। मिलते हैं फिर बहुत ही शानदार तरीके से। टाटा बाय बाय।